शांतनु, एक स्कूल का लड़का, स्कूल से घर लौटा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी क्योंकि वह एक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं ला पाया था। उसकी माँ ने उसे और उसके पिता भोलूराव को खाने के लिए बुलाया। सब साथ में खाना खाने बैठे। खाते खाते भोलूराव ने शांतनु से पूछा, और शांतु, कितने नंबर आए इस बार के टेस्ट में? शांतनु ने धीमे स्वर में कहा, जी पापा, सॉरी पापा, इस बार मेरे नंबर बहुत कम आए हैं। यह सुनते ही भोलूराव गुस्से में आ गए और बोले, क्या नालायक, ये सुनने के लिए तुझे खाना खिलाने बिठाया? चल उठ, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। बेचारा शांतनु डर के मारे कांपते हुए रोते रोते अपने कमरे में भाग गया। उसकी माँ भी भावुक हो गई और थोड़ा खाना खाकर रसोई में चली गई। उसी रात करीब 10 बजे भोलूराव अपने काम से लौट रहे थे। रात काली थी और रास्ता एकदम सुनसान था। चलते हुए भोलूराव की नजर एक बड़े बरगद के पेड़ के पास पड़ी एक चमचमाती अंगूठी पर पड़ी। भोलूराव ने खुद से कहा, हाँ, इतनी कीमती अंगूठी वार यहाँ कोई नहीं। लगता है मेरा अबीर बनने का समय आ गया है। जल्दी से इसे उठाकर भाग लेता हूँ। भोलूराव धीरे धीरे उस अंगूठी की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने अंगूठी उठाने की कोशिश की, अचानक से उसे पीछे से किसी ने जोरदार लात और मुक्का मारा। अगली सुबह भोलूराव को गांव वालों ने गंदे नाले में बेहोश पड़ा पाया। उसका पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ था और बहुत बदबू आ रही थी। गांव वाले उसे उसी हालत में घर ले आए। परिवार ने यह हालत देखकर हैरानी जताई। इसी तरह डॉक्टर को बुलाया गया और इलाज के बाद भोलूराव ठीक हुआ। एक गांव वाले ने पूछा, अबे बोलू, ऐसा क्या हो गया तेरे साथ जो तुझे नाले में पड़ा पाया? इतनी दारू क्यों पीता है बे? भोलूराव एक शब्द भी नहीं बोल पाया। ये अजीब घटनाएं हर बार तब होती जब भोलूराव अपने बेटे शांतनु के साथ बेरहमी से पेश आता। गांव वाले भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि भोलूराव के घर में क्या गड़बड़ हो रही थी। उसी गांव में भोलूराव के घर से कुछ दूरी पर 2 किसान भाई कोमूराव और सोमूराव रहते थे। सोमूराव का एक बेटा था, पर उसकी पत्नी की मौत बहुत सालों पहले एक दुर्घटना में हो चुकी थी। एक दिन सोमूराव ने शराब पीना शुरू कर दी और लोगों को गाली देने लगा। उसके भाई कोमूराव ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोमूराव ने उसकी एक भी नहीं मानी। एक दिन गुस्से में आकर सोमूराव ने अपने बेटे को बिना किसी कारण थप्पड़ मार दिया और खुद के लिए और शराब लेने चला गया। लौटते समय उसे वही चमचमाती अंगूठी बड़े बरगद के पेड़ के पास दिखी। उसने खुद से कहा, अरे सोमूराव, तेरी तो लॉटरी लग गई। अब पूरी जिंदगी मस्त शराब पीऊंगा। जैसे ही सोमूराव उस अंगूठी को उठाने आगे बढ़ा, उसे भी पीछे से एक जोरदार लात पड़ी। इन सारी घटनाओं से परेशान होकर गांव वाले एक साधु बाबा के पास पहुंचे। साधु बाबा ने कहा, आखिरकार तुम लोग मेरी शरण में आ ही गए। मैंने तो पहले ही कहा था कि उस बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल से कोई नहीं बच सकता। एक गांव वाले ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, क्या इसे खत्म करने का कोई उपाय है? हम कब तक ये सब झेलेंगे? मूर्ख, वह कोई बुरी आत्मा नहीं है, वह तो एक अच्छी चुड़ैल है। वह केवल बच्चों पर अत्याचार करने वालों को सजा देती है। पर बाबा, वो ऐसा क्यों करती है? वह एक माँ है जो बच्चों पर अन्याय सहन नहीं कर सकती। भोलूराव और सोमूराव जैसे पिता जो अपने बच्चों को मारते पीटते हैं, उनके खिलाफ वह खड़ी रहती है। प्रकृति भी इंसान को सुधारने का मौका देती है। अगर तुम चाहते हो कि वह चुड़ैल तुम्हें परेशान ना करे, तो अपने बच्चों से प्यार करो। हिंसा से बच्चों को समझाना माता पिता को शोभा नहीं देता। अगर तुमने मेरी बात समझ ली है तो जाओ और उन माता पिता को समझाओ। गांव वालों ने साधु बाबा की बात मान ली। इसके बाद से जब भी कोई माता पिता अपने बच्चों पर अत्याचार करते, उन्हें चुड़ैल के गुस्से का सामना करना पड़ता। लेकिन जो लोग अपने बच्चों से प्यार करते थे, उन्हें चुड़ैल कभी नहीं सताती थी। कौन थी यह चुड़ैल? क्यों वह बच्चों की रक्षा करती थी? यह रहस्य आज तक अनसुलझा है, लेकिन आज भी वह मासूम बच्चों की हिफाजत करती है। यह रात के 10:30 बजे थे।
एक टैक्सी में माँ रोमा और उसका बेटा आरव भिंडीपुर रेलवे स्टेशन की तरफ तेजी से जा रहे थे। बाहर पूरी तरह अंधेरा और कोहरा था क्योंकि वो सर्दियों के दिन थे। ज्यादातर स्ट्रीट लाइट्स भी काम नहीं कर रही थी। छोटा आरव बहुत ही उत्साहित था अपनी पहली ट्रेन यात्रा देखने और अनुभव करने के लिए। रोमा ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, टैक्सी वाले भैया, हो सके तो थोड़ा जल्दी चलाइए ना, कहीं हमारी गीला राजा की ट्रेन न छूट जाए। अरे मैडम, ये टैक्सी है, कोई प्लेन थोड़ी है कि आपको झट से उड़ा के पहुंचा दूं वहाँ रेलवे स्टेशन। थोड़ा सब्र कीजिए, एक तो इस सड़क पर अंधेरा इतना है। मम्मा हम नानू के घर कब पहुंचेंगे? मुझे जल्दी से रेलगाड़ी में बिठाओ ना। बहुत जल्द बेटा, बस थोड़ी और दूरी बाकी है। टैक्सी अंधेरे और सन्नाटे को चीरती हुई आखिरकार भिंडीपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। टैक्सी ड्राइवर ने बोला, लो बेटे आरो, आ गया आपके नानू का घर। टैक्सी वाले भैया, इस पूरे सफर के दौरान मैंने तो कभी इसके नाम का जिक्र नहीं किया, तो फिर आपको मेरे बेटे का नाम कैसे पता चला? अब ये भी मैं ही बताऊं, खुद ही जान लो। और वैसे भी आपको देर हो रही थी ना, देखो आ गया आपका भिंडीपुर रेलवे स्टेशन। रोमा टैक्सी का किराया देने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो अकेली खड़ी है किसी अनजान कार के पास। उसने इधर उधर देखा, टैक्सी और ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी रोमा को एक आवाज सुनाई दी। मम्मा सुनाई दे रहा था आपको? मम्मा चलो जल्दी, ट्रेन आने वाली है। जो कुछ भी रोमा के साथ हुआ वो हैरान करने वाला था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे आरव के साथ रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ी। जब वो लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, तभी स्पीकर पर एक महिला की आवाज गूंजी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भिंडीपुर से गीला राजा जाने वाली गाड़ी क्रमांक 12921117 रागनी एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर आ रही है। जैसे ही रोमा ने ये सुना, वो इधर उधर प्लेटफॉर्म नंबर 8 ढूंढने लगी। दूसरी ओर आरव बिल्कुल शांत था। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और एक दिशा में चल पड़ा। रोमा उसके पीछे पीछे चल दी। रोमा ने पूछा, बेटे आरव, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हमें तो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर जाना है। आरव बिल्कुल चुप था और कुछ कहे बिना अपनी माँ को खींचता चला जा रहा था। कुछ ही मिनटों में आरव और रोमा एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। एक सूचना पट पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 8। रोमा को थोड़ी बेचैनी और उलझन महसूस हो रही थी, लेकिन उसने नजरअंदाज किया और एक बेंच पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगी। कुछ ही समय में उनकी ट्रेन अपने नियत प्लेटफॉर्म पर आ गई। रोमा और आरव अपने सामान के साथ ट्रेन में चढ़ गए। जिस कोच में वो लोग चढ़े वो पूरी तरह खाली था। बस एक बुजुर्ग सज्जन उनके सामने वाली सीट पर बैठे थे। रोमा और आरव आराम से बैठ गए और खिड़की से बाहर देखने लगे। हालांकि बाहर सिर्फ अंधेरा था। कुछ समय बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, जहां यात्री चढ़ने और उतरने के लिए खड़े थे। जब ट्रेन पूरी तरह रुक गई, तब वो बुजुर्ग सज्जन उठे और एक सूटकेस लेकर ट्रेन से उतर गए। हालांकि ट्रेन के बाहर बहुत से यात्री खड़े थे, लेकिन कोई भी अंदर नहीं आया, न इस कोच में और न ही आसपास के कोचों में। रुकने का समय पूरा होने पर ट्रेन ने हॉर्न दिया और धीरे धीरे चलने लगी और फिर अपनी सामान्य रफ्तार पकड़ ली। अब वो पूरा कोच फिर से खाली था। आरव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, मम्मा नानू वाला स्टेशन कब आएगा? बस और कुछ स्टेशनों के बाद ही आ जाएगा गीला राजा स्टेशन, यानी आपके नानू का स्टेशन बेटे। रोमा की इस बात पर अचानक उस कोच की लाइटें भयानक तरीके से झिलमिलाने लगी, जैसे कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा। लेकिन हकीकत में उस कोच में सिर्फ 2 लोग थे, रोमा और उसका बेटा आरव। जब वो इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक डरावनी आवाज आई। जब आएगा गीला राजा, तभी तो बजेगा तुम लोगों का बाजा। जल्दी आओ गीला राजा, क्योंकि इस ट्रेन में आने का मतलब तुम्हें मिलेगी मौत की सजा। रोमा को माथे पर पसीना आ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने देखा कि उसका बेटा आरव उस आवाज से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उसने हैरानी से पूछा, आरव, क्या तुम्हें वो आवाज अजीब नहीं लगी? कौन सी आवाज मम्मा? मुझे तो सिर्फ ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही है। रोमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ट्रेन में उसके साथ क्या हो रहा है। उसने फिर से पूछा, देखो आरव, ये वक्त मजाक करने का नहीं है, सच सच बताना, आवाज सुनाई दी या नहीं? मैं सच बोल रहा हूँ मम्मा, मुझे सच में कोई आवाज नहीं सुनाई दी। रोमा उलझन में थी, समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। इसी बीच ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी और फिर एक और स्टेशन पर आकर रुक गई। पहले की तरह ही प्लेटफॉर्म पर बहुत से यात्री खड़े थे।
लेकिन कोई भी अंदर आने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अचानक वही बुजुर्ग सज्जन एक बार फिर सूटकेस के साथ अंदर आ गए। शुरुआत में रोमा को समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो चौंक कर बोली, बेटे आरव, ये आदमी तो क्या हुआ मम्मा? अब इतनी हैरान क्यों हो इन्हें देखकर? यही तो अंकल है मम्मा, जिनकी गोद में मैं सोने से पहले मजेदार कहानी सुनकर सोया था। वो बुजुर्ग आदमी कुछ देर तक रोमा को अजीब निगाहों से घूरते रहे और फिर अपनी सीट पर बैठ गए। अब तक रोमा को अजीब अजीब बातें महसूस होने लगी। वो सोचने लगी कि वही बुजुर्ग जो पहले उतर चुके थे फिर से ट्रेन में कैसे आ गए। बुजुर्ग सज्जन ने रोमा को एक सौम्य मुस्कान दी और आरव के पास आकर बैठ गए। रोमा आरव और उस आदमी को सामने देख रही। वो सोच रही थी कि आरव इस अजनबी के साथ इतना सहज कैसे हो सकता है। वह बुजुर्ग आदमी बोले, रोमा, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हम सब तो एक ही सफर के साथी हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने आरव? आरव ने शालीनता से सिर हिलाया। रोमा ने आगे पूछा, आप मेरे बेटे आरव को कैसे जानते हैं? क्या हम पहले मिले हैं? हाँ रोमा, करीबन 30 साल पहले हमारी मुलाकात इसी रागिनी एक्सप्रेस में हुई थी। वो मुलाकात शायद आखिरी थी, और आखिरी थी वो ट्रेन। क्या 30 साल पहले? और वो ट्रेन आखिरी ट्रेन क्यों थी? आरव तो आज पहली बार मेरे साथ ट्रेन में सफर कर रहा है। फिर उसे उस प्लेटफॉर्म नंबर 8 की जानकारी कैसे मिली? और वो अजीब आवाजें? साफ साफ बताइए ना, मेरा दिल सच में बैठा जा रहा है। सब्र रखो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हारे फोन पे मिलेंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, रोमा का मोबाइल बजने लगा। उसने कॉल रिसीव करने के लिए फोन उठाया और देखा कि स्क्रीन पर लिखा था आरव के पापा। उसने कॉल रिसीव किया और बोली, हेलो। उसके हेलो को नजरअंदाज करते हुए आरव के पापा बोले, स्टेशन मास्टर बद्री, मेरी बात ध्यान से सुनो। भेंडीपुर से गीला राजा स्टेशन आने वाली ट्रेन नंबर 12921117 भेंडीपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से रवाना हो चुकी है। अब बाकी का काम तुम्हें संभालना है, समझ गए? इसके बाद कॉल कट गया। रोमा सदमे में आ गई, क्योंकि उसके पति की मौत 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी। जब वो इस डरावने मैसेज को पचा रही थी, तभी उसका मोबाइल दोबारा बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था स्टेशन मास्टर बद्री, गीला राजा। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव किया और सुना, ओके बॉस, यहाँ गीला राजा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर कुछ ही समय में एक मालगाड़ी आने वाली है। दोनों गाड़ियों का मिलन करवाने की जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगा। कॉल कट गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसे अचानक एहसास हुआ कि वो उस कोच में अकेली थी। अचानक ट्रेन का कोच जोर जोर से हिलने लगा और लाइट्स फिर से भयानक तरीके से झिलमिलाने लगी। वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। वो पूरी तरह डरी हुई। ट्रेन की स्पीड अचानक बेहद तेज होने लगी। तभी उस कोच से एक घोषणा की आवाज आई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भिंडीपुर से गीला राजा जाने वाली गाड़ी क्रमांक 12921117 रागिनी एक्सप्रेस कुछ ही समय में गीला राजा प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर ठहरी मालगाड़ी से टकराने वाली है। कृपया अपने सामान के साथ अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार रहें। नहीं, बचाओ, आरव, बचेगा हो तुम, बचाओ। और कुछ ही पलों में स्टेशन मास्टर बद्री की योजना हकीकत में बदल गई। हाँ, रागिनी एक्सप्रेस जा टकराई पहले से खड़ी मालगाड़ी से, और इस टक्कर में कहीं जिंदगियां चली गई। धुंधली नजर से रोमा प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो उस कोच को देख पा रही थी जिसमें उसका बेटा आरव था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो बुजुर्ग सज्जन भी उसके साथ थे। रोमा इस दृश्य को देखकर टूट गई और बिना वजह चीखने लगी, एक बूढ़ी औरत एक बुरे सपने से जाग उठती है, चिल्लाते हुए नाम लेती है। हाँ, वो अब 60 साल की हो चुकी रोमा थी, जो 30 साल पहले हुए ट्रेन एक्सीडेंट से बच गई थी। इस बुरे सपने के बाद बूढ़ी रोमा को एहसास हुआ कि उसके पति ही उस ट्रेन हादसे के पीछे के असली गुनहगार, जिन्हें उनके कर्मों की सजा आज से 2 साल पहले मिल चुकी थी। अब बारी थी स्टेशन मास्टर बद्री की। रोमा नजदीकी पुलिस स्टेशन गई और 30 साल पुराना केस फिर से खुलवाया। उसने हर जानकारी दी, जब तक कि दूसरे गुनहगार बद्री को भी कड़ी सजा नहीं मिल गई। कोई नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन बाद में कुछ सबूतों से पता चला कि बद्री और आरव के पापा दोनों मालगाड़ी में छिपे खजाने के पीछे थे। दोस्तों, ये कहानी भले ही काल्पनिक हो,
लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अपनों से ही गद्दारी करने वाले लोग आज भी हमारे बीच हैं। जब खून के रिश्ते ही दगा दे जाए तो रिश्तों का सिर्फ नाम भर का बंधन क्या ही निभेगा।